जय हिंद दोस्तों। आज मैं लाया हूँ वैदिक सप्ताह से अध्याय 4। इसके पहले 3 अध्याय मैं पढ़ा चुका हूँ, जो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया जाएगा, जहाँ से आप देख सकते हैं। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आप जब तक सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो मेरा कोई भी वीडियो आपको तक पहुँच नहीं सकता है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो वीडियो आपको तक पहुँच जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं दोस्तों, नोटिफिकेशन पहुंच सकता है। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज है वैदिक सभ्यता के बारे में। वैदिक सभ्यता को भी 2 भागों में बांटा गया। यहाँ 3-3 प्रकार के चीज़ों का प्रयोग किया गया है। तो अभी इसकी चीज़ को बारे में लोहा का खोज किया गया है। तो इस चीज़ को बारे में हम अध्ययन करते हैं और समझते हैं कौन कौन सा इफेक्ट क्वेश्चन है जो प्रतियोगिता परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। इस सभ्यता के बारे में जानकारी चारों वेद यानी ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद, यानी चारों वेद से वैदिक सभ्यता का जानकारी मिलता है। साथ में ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद ग्रंथ, अरण्य ग्रंथ इत्यादि से सबके बारे में क्या मिलता है, जानकारी मिलता है वैदिक सभ्यता के बारे में। वैदिक काल में मुख्य रूप से 3 तरह की चीज़ों का प्रयोग किया गया था। कितना? 3 तरह का चीज़ों का प्रयोग किया गया। पुरातात्विक चीज़ों का प्रयोग किया गया था। पहला लोहा का प्रयोग किया गया था, दूसरा मृदभांड का प्रयोग किया गया था, तीसरा अभिलेख का प्रयोग किया गया था। पहला लोहा, दूसरा मृदभांड, तीसरा अभिलेख। अभिलेख उसको कहते हैं जो पत्थर पर काट करके छेनी हथौड़ी से, वो यानी उस समय के लोग हथौड़ी से या जिस चीज़ का आविष्कार होगा उससे खोद खोद करके अपने अक्षर में, अपनी भाषा में लिखते थे। तो लोहे का प्रयोग के बारे में हम समझेंगे दोस्तों। लोहे का प्रयोग, वैदिक काल एक लौह युगीन सभ्यता है, यानी वैदिक काल लोहे का प्रयोग हो चुका था। भारत में लोहे का प्रयोग 1000 ईस्वी पूर्व प्रारंभ हुआ था। कहाँ, कब हुआ था? 1000 ईस्वी पूर्व प्रारंभ हुआ था। सर्वप्रथम गंधार के क्षेत्र उत्तर पश्चिम भारत से लोहे का प्रमाण मिलता है। गंधार का क्षेत्र है उत्तर पश्चिम क्षेत्र भारत में लोहे का प्रमाण मिलता है। लेकिन दक्षिण भारत में लोहे का प्राचीनतम प्रमाण 1100 BC से प्राप्त होता है। कितना? 1100 BC से प्राप्त था। लेकिन दक्षिण भारत में लौहयुगीन सांस्कृतिक सभ्यता की शुरुआत 1000 ईस्वी के आसपास किया गया था। कितना? 1000 ईस्वी के पूर्व के आसपास किया गया था। दूसरा है मृदभांड का प्रयोग। मृदभांड का प्रयोग, वैदिक काल में प्रयोग किए जाने वाले मृदभांड भी चित्र थे, धूसर मृदभांड थे। पेंटेड ग्रेव बेयर यानी PGW था, यानी कहने का मतलब कलर रूप था, वो लाल था, काला था। मृदभांड ऊपर से घड़ा का जो होता था, ऊपर का भाग रंगा हुआ होता था। लोहे का प्रयोग नहीं करने वाले प्रयोगकर्ता लोग बोलते थे कि लोहे का प्रयोग ये 1500 BC के आसपास या 1000 BC के आसपास नहीं हुआ था। बहुत सारे अलग अलग विद्वान अलग अलग मत दिए हैं, है ना। तो लोहे का प्रयोग कितना? 1000 ईस्वी पूर्व खोज हो चुका था। अब आते हैं दोस्तों अभिलेखों का प्रयोग। अभिलेखों का प्रयोग, बोगज कोई अभिलेख। कौन सा? बोगज कोई अभिलेख। ये तुर्की में पड़ता है। कहाँ पड़ता? ये बोगज कोई एक तुर्की का एक जगह है, एशिया माइनर यानी तुर्की का एक जगह नामक स्थान से एक अभिलेख प्राप्त हुआ, जिस पर ऋग्वैदिक देवताओं का नाम का उल्लेख है। किसका? ऋग्वैदिक देवताओं का नाम का उल्लेख है। कहाँ से मिला? तुर्की से मिला, बोगज कोई अभिलेख से, जिसमें ऋग्वैदिक देवता कौन कौन है? इंद्र है, मित्र है, वरुण है, दो नासत्य है। कौन कौन? इंद्र, मित्र, वरुण, 2 नासत्य है। इंद्र, मित्र, वरुण है, 2 नासत्य है। लेकिन धीरे धीरे वैदिक कालों को 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? आंतरिक काल के आधार पर वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन वैदिक काल को भागा बांटा गया? पूर्व वैदिक काल, पूर्व वैदिक साहित्य, जिसका ईस्वी था 1500 BC के आसपास से 1000 BC के आसपास,
जो एकमात्र ग्रंथ है ऋग्वेद से इसका जानकारी मिलता है। किससे? ऋग्वेद से जानकारी मिलता है। यानी पूर्व वैदिक साहित्य जो है 1500 BC से 600 ईस्वी पूर्व, 1520 यानी ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक के ऋग्वेद में इसका जानकारी मिलता है। दूसरा उत्तर वैदिक साहित्य, जिसमें 1000 BC से लेकर के 600 BC तक के इसमें क्या मिलता है? जानकारी मिलता है। बाकी तीनों वेद का जानकारी इसमें मिलता है। उत्तर वैदिक साहित्य में तीनों वेद का जानकारी मिलता है। कौन कौन? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। यहाँ से यजुर्वेद हुआ, साथ से सामवेद हुआ, आज से अथर्ववेद हुआ, साथ साथ ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक और उपनिषद। उत्तर वैदिक साहित्य में याद रखिएगा, उत्तर वैदिक साहित्य में जिसका अवधिकाल 1000 BC से 600 ईस्वी BC तक के था। यानी BC के मतलब बिफोर कॉमन इनर, यानी ईसा पूर्व 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। तीनों वेद में यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्य और उपनिषद के बारे में जानकारी मिलता है उत्तर वैदिक काल साहित्य में। ऋग्वैदिक, एकमात्र ऋग्वेद के आधार पर वैदिक काल प्रथम खंड को ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल कहते हैं। ऋग्वैदिक काल प्रथम खंड को क्या कहते हैं? ऋग्वैदिक काल। उत्तर वैदिक ग्रंथों के आधार पर वैदिक काल को उत्तरवर्ती यानी उत्तर वैदिक काल कहते हैं। दूसरा खंड को, पहला खंड को ऋग्वैदिक काल, दूसरा खंड को उत्तर वैदिक काल कहते हैं। ऋग्वैदिक काल में दोस्तों लोहे का प्रयोग नहीं हुआ है, याद रखिएगा। ऋग्वैदिक काल में लोहे का प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में लोहे का प्रयोग हुआ है। यानी 1000 यदि 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी पूर्व तक के लोहे का प्रयोग नहीं हुआ, और 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व तक के लोहे का प्रयोग हो चुका था। आगे आते हैं दोस्तों, वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य को माना जाता है। यानी वैदिक सभ्यता के बारे में जो जानकारी आपको बताए थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, अरण्यक ग्रंथ, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, सभी से जानकारी इसका मिलता है। लेकिन इसका निर्माता आर्य को माना जाता है। किसका? आर्य को। याद रखिएगा, वैदिक सभ्यता का निर्माता किसको माना जाता है? आर्य को, जो मध्य एशिया के रहने वाले थे। कहाँ का? मध्य एशिया का। पूछता है क्वेश्चन बार बार, आर्य कहाँ के रहने वाले थे? तो मध्य एशिया के रहने वाले थे। वे धीरे धीरे भारत समूह बनाकर आते थे। माने भारत में धीरे धीरे समूह बनाकर आते थे। आर्य के मूल निवास संबंध में विभिन्न सिद्धांत अलग है। यानी भिन्न भिन्न प्रकार के विद्वान भिन्न भिन्न तरह के सिद्धांत दिए थे कि आर्य कहाँ के निवासी थे। लेकिन आर्य वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य थे, मध्य एशिया के रहने वाले थे। वो धीरे धीरे भारत में समूह बनाकर आते थे। तो देखते हैं दोस्तों, भिन्न भिन्न विद्वान ने अपना अपना अलग अलग मत दिए हैं। कौन? उत्तरी ध्रुव का आर्कटिक वृत्त का सिद्धांत प्रतिपादक बाल गंगाधर तिलक दे। यानी बाल गंगाधर तिलक कहते कि आर्य लोग उत्तरी ध्रुव से आए थे। कहाँ से? उत्तरी ध्रुव से, यानी आर्कटिक वृत्त, उत्तरी ध्रुव जो पड़ता क्षेत्र, आर्कटिक वृत्त का क्षेत्र पड़ता, वहां से लोग आए थे। लेकिन जर्मनी का जो मूल निवासी था, माने कोई एक विद्वान अलग था, पेनका एवं हट। पेनका एवं हट, याद रखिएगा, पेनका एवं हट ये विद्वान थे। ये कहते आर्य लोग जर्मनी का मूल निवासी था। कहाँ का? जर्मनी का मूल निवासी था। लेकिन बाल गंगाधर तिलक कहते आर्य उत्तरी ध्रुव से आया है। लेकिन पेनका एवं हट ने कहा था कि आर्य लोग जर्मनी का मूल निवासी है। सत्यसैंध क्षेत्र, याद रखिएगा, एसी दास और डॉक्टर संपूर्णानंद सत्यसैंध प्रदेश से बताए थे। एसी दास कहते कि आर्य लोग मूलतः सत्यसैंध प्रदेश से आए थे। डॉक्टर संपूर्णानंद ने भी कहते कि ये आर्य लोग कहाँ से? सत्यसैंध प्रदेश से आए थे। किसने दिया था तिब्बत का सिद्धांत? दयानंद सरस्वती कहते कि तिब्बत का
सिद्धांत यानी आर्य लोग तिब्बत से चलकर आए थे। कहाँ से? दयानंद सरस्वती कहते हैं कि आर्य लोग कहाँ से? तिब्बत से। याद रखिएगा दोस्तों कि उत्तरी ध्रुव से बाल गंगाधर तिलक ने कहते आर्य लोग वहाँ के निवासी थे। पेनका एवं हट कहते जर्मनी का निवासी थे। एसी दास एवं डॉक्टर सपूर्णानंद ने कहते सत सैंधव प्रदेश के थे। और दयानंद सरस्वती कहते कहाँ से? तिब्बत क्षेत्र का आर्य लोग मूलतः निवासी थे, वहीं से चलकर आए थे। आर्यों का मूल निवास स्थान के संदर्भ में मान विचारधारा मैक्स मूलर कहा है, जिनका अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया, यानी मध्य एशिया। कहने का मतलब मैक्स मूलर एक विद्वान था जिन्होंने कहा कि आर्यों का यहाँ वहाँ नहीं, आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया था। कितना? मध्य एशिया। आर्यों का भारत आगमन कब होता है, इसके बारे में हम देखते हैं। आर्यों कब भारत आया? आर्य भारत का आगमन 2000 बीसी के आसपास चारगाह की खोज में अपने मूल निवास स्थान से स्थानांतरण, यानी कहने का मतलब है आर्य लोग 2000 ईस्वी पूर्व चारगाह का खोज में, घास भूसा का खोज में मूल निवास से स्थानांतरित प्रारंभ हुआ था। यानी जहाँ पे वो रह रहे थे वहाँ से हट करके दूसरे जगह चारगाह के खोज में आए थे। किसका खोज में? चारगाह का खोज में आए थे। आर्य का भारत आगमन 2000 ईसा पूर्व हुआ था, लेकिन किसकी खोज में आए थे? चारगाह का खोज में आए थे। सर्वप्रथम ईरान में आकर बस गए, वहीं अपना सभ्यता विकसित कर दिए थे। आर्य सबसे पहले ईरान में आया था और वहीं आकर के अपना सभ्यता को विकास किया था। आर्य सबसे पहले कहाँ आया था? ईरान में आया था और वहीं पे आकर के अपना सभ्यता को क्या कर दिया था? विकास किया था। ईरान से आर्यों का एक समूह खैबर दर्रा पार कर हिंदू कुश के रास्ते अफगानिस्तान होकर भारत में प्रवेश किए। यानी सबसे पहले आर्य लोग 2000 ईस्वी पूर्व कहाँ आए थे? ईरान में आए थे। वहाँ से ईरान से खैबर दर्रा पार करके हिंदू कुश के रास्ते अफगानिस्तान से होकर भारत में प्रवेश किए। सर्वप्रथम सप्त सैंधव प्रदेश में आकर बस गए। कहाँ? सप्त सैंधव प्रदेश में आकर के बस गए। कौन? आर्य लोग। ईरान होते हुए खैबर दर्रा पार करते हुए, खैबर दर्रा पार कर हिंदू कुश के रास्ते अफगानिस्तान होकर भारत में प्रवेश कर गया। कहाँ? भारत में प्रवेश कर गया। याद रखिएगा दोस्तों, सबसे पहले ईरान में आकर के बसे, ईरान से खैबर दर्रा है, खैबर दर्रा के पास पार कर हिंदू कुश के रास्ते अफगानिस्तान होकर भारत में प्रवेश कर गए और सर्वप्रथम सप्त सैंधव प्रदेश में आकर बस गए। कहाँ? सप्त सैंधव प्रदेश में। यहाँ से प्रचलित एक विकसित सिंधु घाटी सभ्यता के स्थान पर अपनी सभ्यता स्थापित किया। यानी कहने का मतलब है कि सिंधु घाटी सभ्यता था उस वक्त, उसके स्थान पर अपना एक सभ्यता का विकास किया। क्या किया? अपना सभ्यता का विकास किया। आर्य के द्वारा स्थापित सभ्यता पूरी तरह ग्रामीण था। कैसा था? पूछता है, आर्य द्वारा स्थापित सभ्यता कैसा था? पूरी तरह क्या था? ग्रामीण था। कैसा था? पूरी तरह ग्रामीण था। आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ। आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ। आर्य शब्द से भद्रकालीन एवं स्वतंत्र लोगों का बोध होता है। यानी आर्य शब्द अगर हम बोलते हैं तो भद्रकालीन और स्वतंत्र लोगों का बोध होता है। किसका? स्वतंत्र लोगों का बोध होता है, भद्रकालीन लोगों का बोध होता है। आर्य संस्कृत बोलते थे, अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे। क्या? आर्य संस्कृत बोलते थे और अपने आप को क्या बोलते थे? श्रेष्ठ मानते थे। इस काल के लोग जो संस्कृत नहीं जानते थे उसे अनार्य कहा जाता था। मैंने जो लोग संस्कृत को विद्वान नहीं थे, यानी कहने का मतलब जानकारी नहीं उनके पास था, उसे अनार्य कहते थे।
और जो संस्कृत जानता था उसको आर्य कहते थे, अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे। आर्य का अर्थ ही होता है श्रेष्ठ। ऋग्वेद में आर्य शब्द की चर्चा 36 बार किया गया है। याद रखिएगा दोस्तों, ऋग्वेद में आर्य की चर्चा कितना बार किया गया? 36 बार किया गया। पूछता परीक्षा में कि ऋग्वेद में आर्य शब्द का प्रयोग कितना बार किया गया? तो 36 बार किया गया। ऋग्वेद में हड़प्पा सभ्यताकालीन एवं अफगानिस्तान की कई नदियों का उल्लेख किया गया। यानी ऋग्वेद में हड़प्पा सभ्यताकालीन, हड़प्पा का वर्णन, अफगानिस्तान की कई नदियां का उल्लेख किया गया, जिससे प्रमाणित होता है आज मध्य एशिया से होकर अफगानिस्तान होते हुए सतसैंधर होकर पहुंचे थे। यानी ऋग्वेद से ही यह प्रमाणित होता है कि आर्य लोग मध्य एशिया से होकर अफगानिस्तान होते हुए सतसैंधर प्रदेश पहुंचे थे। कहाँ पहुंचे थे? मध्य एशिया से होकर अफगानिस्तान होते हुए सतसैंधर प्रदेश पहुंचे थे। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की 4 नदियों की चर्चा किया गया। यानी ऋग्वेद में अफगानिस्तान देश है, उसका 4 नदियों का चर्च किया गया। उस समय नाम था कुभा, जिसका अभी काबुल नदी कहते हैं। उस समय नाम था क्या? कुभा, जिसको अभी काबुल नदी कहते हैं। कुर्रम, उस समय न कुरुम, जिससे कुर्रम नदी कहते हैं। गोमल, जिसको हम अभी गोमती नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? गोमती नदी। सुवास्तु, जिसको स्वात नदी कहते हैं अभी। वर्तमान नाम है कुब्बा, अभी काबुल नदी कहते हैं। कुरुम, जिसको कुरम नदी कहते हैं। गोमल, जिसको अभी गोमता नदी कहते हैं। सुवास्तु, स्वास्थ्य अभी स्वास्थ्य नदी कहते हैं। ऋग्वेद में कई नदियां प्राचीन नदी का नाम लिखा हुआ है, जिसे वर्तमान समय में कुछ अलग अलग नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद में कई प्राचीन नदी का नाम लिखा हुआ है, जो अभी वर्तमान समय में अलग अलग नाम से, लेकिन अफगानिस्तान के क्या नदी? 4 नदी का जिक्र किया गया है। अस्कीनी, जिसको चेनाब के नाम से जाना जाता है। सतुर्दी, जिसको सतलज के नाम से जाना जाता है। प्रूसनी, जिसको रावी के नाम से जाना जाता है। बिपाशा, जिसको ब्यास नदी के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, अस्कीनी चेनाब नदी के नाम से, सतुर्दी सतलज नदी के नाम से, प्रूसनी रावी नदी के नाम से, बिपाशा ब्यास नदी के नाम से जाना जाता है। सदानीरा गंडक नदी के नाम से जाना जाता है। बितस्ता झेलम नदी के किनारे नाम जाता है। दुष्मती घग्गर नदी के किनारे है। सुपोसा सुसोमा सोहन नदी के किनारे है। याद रखिएगा, सतुर्दी सतलज नदी किनारे, पुरुषनी रावी नदी किनारे, विपाशा ब्यास नदी किनारे, सदानीरा गंडक नदी किनारे। नहीं दोस्तों, ये सब पहले का नाम था, अब नदी किनारे नहीं। फिर से कर पड़ते हैं। ऋग्वेद में कई प्राचीन नदी जिनका नाम उल्लेख, जिससे वर्तमान समय में कुछ अलग अलग नाम जाना जाता है। प्राचीन नाम और आधुनिक नाम देखेंगे। प्राचीन में उनका क्या नाम था और आधुनिक में क्या नाम है? अस्कीनी चेनाब नदी, सतुर्दी सतलज नदी, पुरुषनी रावी नदी, बिपाशा ब्यास नदी, सदानीरा जिसको अभी गंडक नदी के नाम से जाना जाता है, बितस्ता जिसको अभी झेलम नदी के नाम से जाना जाता है, दुष्दती जिसको अभी घग्गर नदी के नाम से जाते हैं, सुसोमा जिसको अभी सोहन नदी के नाम से हम जानते हैं। तो इसमें से कहीं ना कहीं क्वेश्चन आते रहता है दोस्तों। आर्य एवं अनार्य कबीला के बीच दासराज यानी पुरुष नदी के किनारे युद्ध हुआ था। आर्य एवं अनार्य कबीला के बीच दासराज का युद्ध नाम से जाना जाता है। किस नदी के किनारे? पुरुषनी नदी के किनारे हुआ था, जिससे आर्य विजय हुए। जिसमें क्या हुए? आर्य विजय हुए, जिसकी जानकारी ऋग्वेद के 7वें मंडल से दिया गया है। ऋग्वेद के
7वें मंडल से इसका जानकारी प्राप्त हुआ। आर्य एवं अनार्य कबीला के बीच दास राजाओं का युद्ध जो पुरुष नदी किनारे हुआ, जिससे आर्य विजय हुए, जिसकी जानकारी ऋग्वेद के 7वें मंडल से मिलता है। दासराज का युद्ध कुल शाखा भारत वंश के राजा सुदासा थे। दासराज के युद्ध में आर्य कुल के शाखा भरत वंश के राजा सुदासा थे। सुदास और उनके पुरोहित वशिष्ठ थे। उनके पुरोहित कौन थे? वशिष्ठ। जबकि दूसरी पंचनन के साथ अन्य कबीले के पुरोहित विश्वामित्र थे। आर्य और अनार्य के बीच हुआ था, लेकिन आर्य कुल में भरत वंश के राजा सुदास थे, लेकिन अनार्य कुल में विश्वामित्र कबीला के पुरोहित थे। आर्य कुल का पुरोहित वशिष्ठ थे। आर्य कुल का पुरोहित कौन थे? वशिष्ठ थे, लेकिन अनार्य कुल का पुरोहित पंचनन के साथ कबीले के पुरोहित विश्वामित्र थे। पूछता है कि अनार्य लोगों का पुरोहित कौन था? तो विश्वामित्र थे। आर्य लोगों का वशिष्ठ थे। विश्वामित्र ने ही गायत्री मंत्र की रचना किया था। पूछता है दोस्तों, गायत्री मंत्र का रचना किसने किया? तो विश्वामित्र ने किया है। आर्य के विजयी होने के मुख्य कारण है घोड़ा से चलने वाला रथ, कांसे का अच्छा उपकरण, धनुष, बाण एवं कवच का माना जाता है। यानी आर्य लोग घोड़े से चलकर आए थे भारत में, यानी घोड़ा का प्रयोग करते थे। कांसे का अच्छा जानकार था उनके पास, कांसे का उपकरण का प्रयोग करते थे, धनुर्विद्या जानते थे, कवच को माना जाता था। ऋग्वेद में 25 नदियां का उल्लेख है, जिसमें महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी है। पूछता है ऋग्वेद में कितने नदी का उल्लेख है? तो 25 नदी का उल्लेख है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी है, जिसका वर्णन कई बार किया गया है। ऋग्वेद का सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना जाता है। ऋग्वेद का सबसे पवित्र नदी किस नदी को? सरस्वती नदी को माना, जिसे नदी माता भी कहा जाता है। ऋग्वेद में 9वें एवं 10वें मंडल में 4 समुद्र की चर्चा किया गया। ऋग्वेद में 9वें एवं 10वें मंडल में 4 समुद्रों की चर्चा किया गया। पूछता है कि समुद्रों की चर्चा किस वेद में किया गया? तो ऋग्वेद में। कौन? 9वें एवं 10वें मंडल में किया गया था। किसमें? 9वें एवं 10वें मंडल में किया गया था। ऋग्वेद में मात्र एक बार गंगा नदी का चर्च किया, यानी एक बार ही गंगा नदी का चर्च किया, और 3 बार यमुना नदी का चर्च। यमुना कितने अक्षर का है? 3 अक्षर का, तो 3 बार ही इसका प्रयोग किया गया। यानी प्रमाणित होता है कि गंगा और यमुना जो नदी है, इस काल में महत्वहीन था, इसका कोई महत्व नहीं दिया जाता था। यानी सिंधु नदी को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया था। 25 बार जिसका उल्लेख किया गया, लेकिन गंगा को कितना बार? 1 बार। यमुना को कितना बार? 3 बार उल्लेख किया गया। इस काल में सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी के क्षेत्र को ब्रह्मवर्त क्षेत्र कहा था। यानी सिंधु नदी से लेकर के सतलज नदी के क्षेत्र को ब्रह्मवर्त क्षेत्र कहा जाता था। किसका? ब्रह्मवर्त क्षेत्र कहा जाता था इस काल में। इस काल में गंडक सदानीरा से लेकर के प्रयाग तक के क्षेत्र को आर्यावर्त क्षेत्र कहा जाता, जबकि हिमालय से लेकर विंध्य तक पर्वत को मध्य देश कहा जाता था। गंडक, जिसको पूर्व नाम सदानीरा था दोस्तों, प्रयाग तक के क्षेत्र को आर्यावर्त क्षेत्र कहा जाता था, और हिमालय से लेकर के विंध्य तक के क्षेत्र को मध्य देश कहा जाता था। विंध्य पर्वत को उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत का जल विभाजक कहा जाता है। यानी विंध्याचल पर्वत को उत्तर भारत का और दक्षिण भारत का दोनों का सीमा रेखा बनाता है। पूछता है क्वेश्चन दोस्तों कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत का सीमा बनाने वाला पर्वत कौन है? तो विंध्य पर्वत है, विंध्याचल पर्वत है।
अरावली पर्वतमाला को पश्चिम भारत का जल विभाजक माना जाता है, यानी पश्चिम में भाग में जो पानी पड़ता है अरावली के कारण ही वहाँ पे ड्राई हो जाता है। यानी अरावली पर्वतमाला को पश्चिम भारत का जल विभाजक माना जाता है। पश्चिमी घाट पर्वतमाला सह्याद्री और दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय भारत का जल विभाजक बनाता है। यानी पश्चिमी घाट पर्वतमाला सह्याद्री को दक्षिण का भारत का प्रायद्वीपीय भारत का जल विभाजक कर रहा है। यानी दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय जल विभाजक है उसको सह्याद्री के नाम से जानता या पश्चिमी घाट पर्वतमाला के नाम से जानते हैं। पश्चिमी घाट पर्वतमाला को ही सह्याद्री कहा जाता है। दक्षिण भारत को प्रायद्वीपीय भारत का जल विभाजक कहा जाता है। आर्य सभ्यता का दक्षिण भारत में विस्तार अगस्त ऋषि के द्वारा पूछता है। आर्य सभ्यता का विस्तार दक्षिण भारत में किसके द्वारा किया गया था? अगस्त ऋषि के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? अगस्त ऋषि के द्वारा किया गया था दक्षिण भारत में इसका विस्तार। आर्य सभ्यता का दक्षिण भारत में विस्तार अगस्त ऋषि के द्वारा किया गया था। मगध क्षेत्र में चर्चा पहली बार अथर्ववेद में किया गया है। यानी मगध क्षेत्र का चर्चा अथर्ववेद में पहली बार किया गया है। किस वेद में? अथर्ववेद में। याद रखिएगा, मगध क्षेत्र की चर्चा पहली बार अथर्ववेद में किया गया। इस वेद में इस क्षेत्र को अछूतों की भूमि या अनार्यों की भूमि कहा जाता था। अथर्ववेद में मगध की चर्चा किया गया, लेकिन इस वेद में इस क्षेत्र को रहने वालों को अछूतों की भूमि या अनार्यों को भूमि का चर्च करता था। कैसा कैसा आदमी था। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में कहा गया है कि राजा विदेह एवं उनके पुरोहित गौतम रावगन ने आर्य सभ्यता का विस्तार करने का प्रयास किया। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में कहा गया है। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। कौन ग्रंथ? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में कहा गया है कि राजा विदेह एवं उनके पुरोहित गौतम राहुगण ने आर्य सभ्यता का विस्तार करने का प्रयास किया था। यानी राजा जो थे कौन? विदेह, और उनका पुरोहित था गौतम राहुगण ने आर्य सभ्यता का विस्तार करने का प्रयास किया था। मुंह में आग लेने की घटना इसी ग्रंथ से, कौन ग्रंथ से? यजुर्वेद से। मुंह में आग लेने की घटना कौन से ग्रंथ से? यजुर्वेद से, जिसमें कहा गया है कि दोनों सदा नीरा यानी गंडक नदी के नहरों पार कर गए थे। गंडक नदी को नहीं पार कर पाए थे, अतः मगध के क्षेत्र आर्य सभ्यता का यानी मगध का क्षेत्र आर्य सभ्यता का विस्तार नहीं हो पाया। यानी गंडक नदी को ये पार नहीं किए, इसलिए इधर आर्य का विस्तार नहीं हो पाया। इसलिए मगध क्षेत्रों को अनार्यों का भूमि कहा जाता था। कौन सा राजा? राजा विदेह और उनके पुरोहित था गौतम राहुगुण। उनका गौतम पुरोहित का नाम था गौतम राहुगण, जो कहा कहते कि गंडक नदी को अपने साथियों के साथ में ये पार नहीं किए थे, जिसको वर्तमान नाम सदा नीरा है। अरे पहले का नाम सदा नीरा है, अभी का नाम गंडक है। इसलिए मगध का क्षेत्र आर्य सभ्यता का विकास नहीं हो पाया। अनार्यों का भूमि कहा जाता, अछूतों का भूमि इसको कहा जाता है। वैदिक काल में राजनीति कैसा कैसा था उसके बारे में हम जरा सा देखते हैं। इस काल में राजनीतिक जीवन सबसे छोटी इकाई परिवार होता था, जिसे कुल कहा जाता है। वैदिक काल में सबसे छोटी इकाई कौन होता था? परिवार, जिसे क्या कहते थे? कुल। कुल के मुखिया को कुल्लुप कहा जाता था। पूछता है कुल के मुखिया को क्या कहा जाता? कुल्लुप।
कोई कुल मिलाकर एक गांव बनता था। गांव के प्रधान ग्रामिक कहलाता था। गांव के प्रधान क्या कहलाता था? ग्रामिक। कई गांव मिलकर 20 बनता था, इसका प्रधान बीसपति होता था। कई गांव मिलकर एक 20 बनता था, इसका प्रधान बीसपति होता था। कुल मिलाकर एक गांव बनता था जिसका प्रधान ग्रामिक होता था। कई 20 मिलकर एक जन बनता था, जन का प्रधान राजन होता था। यानी कई 20 मिलकर एक जन बनता था, उसका प्रधान क्या होता था? राजा। वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था सबसे ऊंची इकाई जन होता था। यानी वैदिक काल में राजनीतिक व्यवस्था में सबसे ऊंचा कौन था? जन। ऋग्वेद में इसकी चर्चा 275 बार किया गया, जबकि 20 की चर्चा 170 बार किया गया। जन की चर्चा कितना किया गया ऋग्वेद में? 275 बार। लेकिन 20 की चर्चा ऋग्वेद में कितना बार किया गया? 170 बार। ऋग्वेद के महाजनपद के बारे में ऋग्वेद में महाजनपद की चर्चा एक बार भी प्रयोग नहीं किया गया। पूछता है, महाजनपद की चर्चा ऋग्वेद में किया गया या नहीं? क्या गया है? नहीं। देखिए यहाँ पे सिंधु नदी है। सिंधु नदी का जो सहायक नदी कौन कौन है? पुरुषनी है, अस्किनी है, बितस्ता है, बिपाशा है, सब पुराना नदी। शतुर्धि है। यहाँ देखिए हिमालय है। हिमालय से गंगा यमुना 2 नदी निकलती है, लेकिन गंगा का सहायक नदी कौन है? यमुना नदी है। और इधर ये ब्रह्मपुत्रा नदी है। इधर आते दक्षिण में कावेरी नदी, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, महानदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी। देखिए पश्चिम पे नदी यानी अपार समुद्र, पूर्व समुद्र, महापर्वी और दक्षिण में स्थित है। थैंक यू दोस्तों। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे, क्लास अच्छा लगे तो डिसलाइक या लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएगा। थैंक यू दोस्तों।